नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आपदा काल, संकट काल और चारों तरफ मचे त्राहिमाम में सरकारों का सबसे बड़ा मकसद लोगों की जान बचाना है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री तक कई दफा कह चुके हैं, जान है तो जहान है। बात में दम भी है, क्योंकि जान है तो बाकी की चीजें साथ साथ चल सकती है, लेकिन अगर जान ही नहीं होगी तो जहान का मतलब ही क्या। इसलिए जान बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी अज्ञानता के चलते और अफवाहों के माया जाल में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए एक बात का ध्यान रखें, लापरवाही न बरतें, जितना हो सके ज्ञान हासिल करें, डॉक्टर्स की बात को मानें, खुद के डॉक्टर न बने, क्योंकि खुद का डॉक्टर बनना और इस आपदा काल में कोरोना से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज करना भी लोगों की जान ले रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि घर बैठे हम कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, खुद का स्वास्थ्य कैसे बेहतर कर सकते हैं, कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं, और बड़ी समस्या आज ब्लैक फंगस की भी है। इस पर हम बात करेंगे कि इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए होंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल। इसी के साथ ही दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको कोरोना से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो महत्वपूर्ण बात का आप ध्यान रखें। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोरोना से संबंधित या फिर इस आपदा काल में कोई भी अगर आपका सवाल है इससे संबंधित, तो आप हमारे साथ जुड़े फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल से सवाल पूछ सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर.के. मुदगिल जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.के. मुदगिल, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। शुक्रिया सर। डॉक्टर आर.के. मुदगिल, मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि पहली लहर और दूसरी लहर में आप सबसे बड़ा अंतर और महत्वपूर्ण बात क्या समझते हैं? देखिए सर, पहली लहर और दूसरी लहर में जो सबसे बड़ा अंतर है वो कहीं ना कहीं जो डेथ रेट है वो बढ़े हैं। पहले मृत्यु दर जो थी वो आंकड़े थे वो बहुत कम थे पहली लहर में, लेकिन दूसरी लहर में कहीं ना कहीं डेथ रेट बढ़ा, मृत्यु दर बढ़ी और यूथ को इसने अपने चपेट में ज्यादा लिया। जैसा अभी एक अनुमानित भी है कि अगर तीसरी लहर कोई आएगी तो वो हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चों को अफेक्ट करेगी, तो उसी कड़ी में इसने युवाओं को ज्यादा ग्रसित किया और डेथ काफी हुई, कैजुअलिटीज बहुत हुई। और हॉस्पिटल्स में आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी मारामारी एक किस्म से रही कुछ समय के लिए, लेकिन अब स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल में है जी। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के मामले कम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ लोगों की लापरवाहियां फिर एक बार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हम कोरोना से बचाव कैसे कर सकते हैं? चूंकि वैक्सीन भी लग रही है, लोगों में एक उत्साह भी है, तो खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैक्सीन को लेके एक आपने जो पूछा था पहली लहर और दूसरी लहर में एक बड़ा फर्क ये भी है, पहली लहर में लोग वैक्सीन को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन दूसरी लहर आते आते अब लोग वैक्सीन के प्रति संजीदा हो गए हैं। वैक्सीन की तरफ उनका ध्यान अब बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन अब स्पीड अप हो चुका है और हमारी गवर्नमेंट भी पूरा प्रयास कर रही है कि हर आदमी को जो है वैक्सीन मिल पाए। दूसरा आती है कि अब हमें क्या करना है। कुछ लापरवाहियां हम लोग भी करते हैं, जैसे कि पहली लहर के तुरंत बाद हमने क्या किया कि फिर से वो जितने भी हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और बार बार फ्रीक्वेंट जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो बार बार स्लोगन्स हमें पता थे, हमें मानने चाहिए थे, वो हमने नहीं माने। तो उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरी लहर हमारे सामने आई। अभी भी कुछ लोग कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियां कर देते हैं, ग्रामीण परिवेश में, खासकर शहरों में तो अब नहीं है, जागरूकता ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं डेथ रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि जागरूकता की कमी है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हैं, तो हमें इनको समझने की जरूरत है और इन पर पूरा फोकस मतलब लोगों की जान, लोगों की ही लापरवाही भी ले रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिरकार दूसरी लहर में मृत्यु दर इतना क्यों है। लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, उनका हम सवाल ले लेते हैं। मुंशीराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंशीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, कुछ दिन पहले लड़का नहर में नहाने के लिए गया था जी, तो उसके बाद से उसके शरीर में सुंडी से नीचे नीचे ये फंगस के से निशान हो रहे हैं जी। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जी इसका क्या इलाज हो सकता है, क्या कारण है? मुंशीराम जी, आपका सवाल सुन लिया है। देखिए, वैसे तो ये जो कार्यक्रम है आज कोरोना विशेष है, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो उसका जवाब दे देते हैं।
उसका इशू ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। कोई फंगल इन्फेक्शन, जो वो नहाने गए थे नहर में, वहां से उनको कोई फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो गया है। किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट जो चमड़ी के अपने डॉक्टर होते हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट करें टाइम रहते, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कई बार ज्यादा बढ़ जाता है और बड़े इश्यूज क्रिएट करता है। तो वो आपको समय रहते किसी अच्छे चमड़ी वाले डॉक्टर से इसके लिए परामर्श लेने की आवश्यकता है। चलिए मुंशीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर के मुदगिल, हम बात कर रहे थे, इससे पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपने अंतर भी बताया कि सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर यह है कि पहली लहर में कम मृत्यु दर देखी जा रही थी, जबकि दूसरी लहर में ज़्यादा मृत्यु लोगों की हो रही है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो, पहला तो लापरवाही ही है लोगों की। दूसरा जो है, जो स्टेन है, वायरस का स्टेन है, वो भी अपना बार बार चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, वो भी एक किस्म से, जैसे हमने हेर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप करनी है, साइंस कहती है कि जब कोई वायरस आएगा, अटैक करेगा, तो बॉडी में हेर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन उस बीच फेज में जब तक वो हेर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, पहले से ऑलरेडी वीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसके लपेट में ज्यादा आए। नंबर एक, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितनी भी यूथ पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड हुई, बहुत लोग ठीक भी हुए, लेकिन जिनको डायबिटिक थे, हाइपोटेंसिव थे, या उनको कोई और लंग्स से जुड़ी हुई इश्यूज थे, अस्थमेटिक थे, तो ऐसी जिन लोगों को समस्याएं थी, कुछ तो स्टेन ने अपने आप को चेंज किया, वायरस के स्टेन ने, कुछ वो म्यूटेंट हुआ उसकी वजह से, कुछ हमारी अपनी इम्यूनिटी की जो वीकनेस है उसकी वजह से। तो ये तमाम बहुत सारे कारण बने। कुछ यूथ को शायद पहले जब लहर आई तो यूथ को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उनका ये वायरस ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, शायद वो इग्नोरेंस भी कहीं ना कहीं इस वक्त उनको झेलनी पड़ी, परेशानी उसकी वजह से उठानी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की लापरवाही ही लोगों की जान ले रही है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो आज आपदा काल में, संकट काल में जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं, वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखिए, बचाव के लिए सबसे पहले, कोरोना से बचाव के लिए तो आपको जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीजें हैं, और हल्का सा सिम्टम आपको अगर कोई नजर आए, गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हर आदमी को जल्दी से जल्दी, भाई अब हर एक को तो नहीं फैसिलिटी मिलती, किसी गांव देहात कस्बे में जाओगे तुरंत वो टेस्ट की फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसको ये पता लगने में ही कि वो कोविड पॉजिटिव है, उसको काफी टाइम लग जाता है कई बार। तो उस सूरत में जो हल्के से भी अगर आप लक्षण नजर आए आपके शरीर में, कोई भी बुखार से संबंधित, कोई भी आपको जुकाम से संबंधित, कोई भी और ऐसा कोई सिम्टम जो आपको बॉडी एक दे रहा है, तो आपको खुद को आइसोलेट करने की जरूरत है। फर्स्ट इंप्रेशन तो वही होना चाहिए, माइल्ड से माइल्ड सिम्टम के साथ। जब टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, नेगेटिव आ जाए, भगवान की दया से कोई इच्छा नहीं, फिर ठीक है, आप आराम से लोगों से घुलो मिलो, लेकिन आपको पहले रिपोर्ट आने से पहले खुद को आइसोलेट करना चाहिए। नंबर एक, आज के टाइम में बहुत जरूरी है। नंबर दो, अब आपने पूछा कि एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए। देखिए, रूटीन में जो लोग सिंपल एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे सिंपल कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहा है, इवन एक डांस को भी आप एक्सरसाइज में काउंट कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को तो ये अपना कंटिन्यू करते ही रहना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का लंग्स की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज है, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अस्थमेटिक हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पर्टिकुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे जोर दें, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करें। कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, चाहे वो अभी पेशेंट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको शुरू कर देनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अगर पॉजिटिव आ गया, माइल्ड सिम्टम है तो भी करना चाहिए, मॉडरेट सिम्टम है तो भी करना चाहिए, बट उसमें क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस, असिस्टेंस ले लेनी चाहिए। और सीवियर के केस में तो जब आप आईसीयू में एडमिट हो ही जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो ही जाते हैं, तो वहां तो आपको फिर फिजियोथेरेपी केयर मिल ही जाती है। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो लंग्स में जो सिक्रेशंस एक्यूमुलेट होती हैं उसको निकालने के लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, सक्शनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, असिस्टेड कफिंग, हफिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि जो लंग्स में सिक्रेशंस हैं वो निकल जाएं। घर पे आप क्या कर सकता है पेशेंट, अगर आप चाहें तो मैं 2-3 एक्सरसाइज आपको घर के लिए भी बता सकता हूं। डॉक्टर आर के मुदगिल, आप एक्सरसाइज बताइएगा ज़रूर, चूंकि बेसब्री से दर्शक इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों की राय भी सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से शशि जुड़ गई हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं शशि बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे अभी 12 दिन पहले हल्की हल्की सी ठंड लग के और फीवर आया था और सिर में हल्का हल्का सा दर्द था, तो मैंने घर पर ही पैरासीटामोल वगैरह, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह खा ली 3 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद में भी फिर मेरा दर्द बंद नहीं हुआ, तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और उन्होंने मुझे टाइफाइड का टेस्ट कराने के लिए बोला, तो वो मेरा पॉजिटिव आया। इसी बीच में मैंने कोरोना का भी टेस्ट करा लिया
लेकिन वो मेरा नेगेटिव आया है। अभी मैं उनकी दवाइयाँ खा रही हूँ, आज मुझे 12 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा फीवर हल्का हल्का 100 से नीचे ही रहता है, वो नहीं जा रहा और थकान बहुत रहती है। तो मैं क्या करूँ ऐसे में? मैं उसको टाइफाइड मानूं, कोरोना मानूं, क्या मानूं? मैं उसको कैसे ट्रीट करूँ? देखिए, मेडिकली जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती, इसको कोरोना तो नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आप नहीं बताया, बट टाइफाइड जी आपने बताया कि आपका बताइए। पॉजिटिव है। हाँ, टाइफाइड तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो यानी कि बॉडी में प्रॉब्लम तो है, टाइफाइड तो आपको है ही। लेकिन आजकल मिक्स सिम्टम भी हैं लोगों में, मिक्स सिम्टम है, रिपोर्ट नेगेटिव है बट सिम्टम वो सिमिलर टू कोरोना दे रहे होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है, उसी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें। क्योंकि मैंने अभी कहा ना, इम्यूनिटी बेस्ड है। कुछ लोगों को सिम्टम 5 से 7 दिन में खत्म हो जाते हैं, कुछ को 20 से 21 दिन भी लग जाते हैं, तो वो सिम्टम बेस्ड है। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे। इसी बीच आप क्या कर डॉक्टर सकते हैं, वो एक साहब, अलग बात है। मुझे आप सॉरी ये सॉरी कर मैं आपको सकते इंटरप्ट हैं, कर रही हूँ। मुझे 6 महीने पहले भी कोरोना हो चुका था, नवंबर में मुझे कोरोना हो चुका था। वो 2 बार ये मेरे को डायग्नोस हुआ। ये पोस्ट ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी हो सकता है। आपको जो अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में बेसिकली क्या है, जर्नलाइज बॉडी वीकनेस होती है, एक होता है पेन होता है सारे शरीर में, कहीं भी बिना किसी रीजन के आपको पेन फील होगा, लेकिन आपकी हिस्ट्री में पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप कोरोना पॉजिटिव थे। तो आप पोस्ट कोविड सिंड्रोम है उससे डिस्कनेक्ट होगी। एक बार मैं दोबारा से आपको कॉल कर रहा हूँ, प्लीज मेरे को आप जोड़ लें। जो आपने सवाल उठाया जी। अस्थमेटिक का, अगर मेरी आवाज दर्शकों तक जा रही है जी, तो मैं सुन पा बताना रहे हैं। चाहूंगा, जी अस्थमेटिक के केसेस में आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते ही नहीं है। जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करने के चलते लंग्स में जो है वीकनेस है। जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप मैं एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप मेरी कॉल रिसीव कर लें। हाँ, थैंक यू। तो इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, लंबी गहरी सांस पेशेंट को लेनी होती है, उसके बाद सांस अंदर पूरा खींचे, होल्ड करे और उसके बाद उस सांस को छोड़ दे। ये आपकी सांस की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी कर सकते हो आप। जैसे हाथ रखा चेस्ट के ऊपर हाथ रख के जब आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उस वक्त अपना पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अपना ध्यान केंद्रित करें कि आपका ब्रीदिंग का पैटर्न क्या है। आप सांस लंबा ले रहे हैं, सांस छोटा ले रहे हैं, तो वहां आपको कोशिश करनी है कि एक लंबा सांस आप लें, पूरा लंबा गहरा सांस आप अंदर खींचे और पूरा लंबा गहरा सांस आप छोड़े। इसके अलावा दूसरी चीज है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायफ्राम एक जैसे मसल है पूरा, उसके ऊपर आपका लंग्स जो है वो रखा होता है, उसके ऊपर लंग्स का पूरा वेट रहता है। तो डायफ्राम मसल को एक्टिवेट करने के लिए डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद आप ले सकते हैं। इसमें आपको डीप इनहेल करना है, गहरा लंबा सांस आपको खींचना है और अपने हाथ को जो है अपने लंग्स के नीचे, अब्डोमेन के ऊपर, पेट के ऊपरी हिस्से पे, अगर ये कैमरा देख पा रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप अपना यहाँ हाथ रखेंगे और उसके बाद जब आप सांस छोड़ेंगे तो इससे हल्का सा पुश करेंगे अंदर की तरफ जी। आप डायफ्राम को सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो आप इस तरीके से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। उसके अलावा पर्स लिप ब्रीदिंग, आपने सांस गहरा लंबा खींचा और जब आपने सांस छोड़ना है तो आपने जैसे सीटी बजाते हैं इस तरीके से होठ गोलाई में करके पूरा ऐसे लंबा, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार आप देखिएगा। इस तरीके से लिप की मूवमेंट करते हुए पर्स लिप शेप में आपको उसको एक्सहेल करना है, एक्सहेल आउट करना है। उसके बाद आप जब इनहेलेशन करेंगे, आपके लंग्स के चारों तरफ जितनी भी आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लंग्स को सपोर्ट करते हुए यहाँ कहीं भी, जैसे अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, हम बेसिकली 3 लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो आप जिस भी लोब को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, जिस एरिया को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, वहां आप अपना हाथ रखेंगे और इनहेल करते टाइम उसको हल्का सा प्रेशर देंगे हाथ से, ताकि रेजिस्टेंस फील हो बेसिकली, ताकि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। जब आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जाके काम करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसी तरीके से है जोर से सांस छोड़ना, जैसे बलून फुलाना। गुब्बारा आप ले लें, गुब्बारा इजीली अवेलेबल है, बाजार से मिल जाता है, एक बड़े साइज का गुब्बारा लें और गुब्बारे को पूरा इनहेल करके पूरा एक्सहेल करें गुब्बारे के अंदर ऐसे पूरा। तो जब वो पूरा बलून का शेप आपको बड़ा करना है। दूसरा, इसी में आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, स्ट्रो ले लें, जैसे नारियल पानी पीते टाइम हम स्ट्रो का इस्तेमाल करते हैं। पानी की बोतल ले लें, उसमें स्ट्रो से फूंक डालते हुए उसमें बबल्स क्रिएट करें, मतलब पूरा सांस लिया अंदर की तरफ और फिर छोड़ना है कहां से, मुंह से, और उस स्ट्रो के थ्रू बबल्स क्रिएट करने हैं। पूरा ऐसे लंबा सांस लिया
तो मान लो स्ट्रो है मेरे हाथ में, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मोमबत्ती आप बुझा सकते हैं, मोमबत्ती जलाया उसको ऐसे, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में एक इंटेंसिव स्पायरोमीटर मार्केट में अवेलेबल है, 3 बॉल्स होती हैं उसके अंदर, केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल है, कोई मारामारी नहीं है, हर जगह मिल जाता है। उसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसमें आपको इनहेल करना होता है, जब आप इनहेल करेंगे, उसका एक माउथ पीस है बेसिकली डिवाइस का, जब आप उसकी मदद से सांस को अंदर खींचेंगे तो उसमें जो बॉल्स हैं वो उसका लेवल ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। 3 बॉल है बेसिकली उसमें, तो किसी से वो पहली बॉल तक ही खींच पाएगा, किसी में स्ट्रेंथ अच्छी है 2 तक जाएगा, किसी की अच्छी स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 3 तक पूरा कर लेगा। तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। पहले दिन आप अगर एक बॉल को भी मूव कर पा रहे हैं, वो भी आपकी पूरी नहीं पहुंची, कोई गम नहीं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप धीरे धीरे उसको रिपीटेडली करें, आप बार बार उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, जो अंदर सीक्रेशन है उसको कैसे निकालें, तो उसके लिए बॉडी की पोजिशनिंग की आप हेल्प ले सकते हैं। आईसीयू में तो हमारे फिजियोथेरेपी साथी क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे, सक्शनिंग मशीन की मदद से सारा आपका सीक्रेशन निकाल देंगे। लेकिन घर पे आप क्या करेंगे, घर पे आप आगे की तरफ झुक के पेट के बल लेट जाएं। लेकिन ये ध्यान रखें, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जिनको हार्ट का इश्यूज है, जिनको कोई फ्रैक्चर हो रखा है, किसी भी तरह का कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ऐसे लोगों को पेट के बल लेटना एडवाइज नहीं किया जाता। वो ना लेटे, वो आगे सिर्फ झुक के अपना काम चला ले। सपोज जैसे हम आगे टेबल रखा हुआ और उसके ऊपर ऐसे आगे झुक जाते हैं, तो इस तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं। इससे आपके जो है, जो छोटी से छोटी एल्वियोलर इकाई है लंग्स की, वो खुल जाती है और आपको वेंटिलेशन आपका प्रॉपर हो जाता है। तो ये करने से आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है, SpO2 का जो लेवल है, वो फायदा मिलता है, SpO2 का लेवल आपका बढ़ जाता है। इसमें आप फोर्सफुल कफिंग भी कर सकते हैं, जैसे पूरा अंदर गहरा सांस लिया और जब आप सांस छोड़ रहे हैं उसके पीछे कफिंग भी कर दी, खांसने की कोशिश करी, जैसे मैं आपको दिखाऊं। तो ये क्या है, बेसिकली कफिंग है। लेकिन अगर मैं आगे झुक के करूंगा तो ग्रेविटी असिस्टेड होगा, वो और आसान होगा। बैठ के करने में इतना फायदा नहीं होगा जितना आगे झुक के करने में होगा या पेट के बल लेट के करने में होगा। स्क्रीन छोटी है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता। काफी अच्छी टेक्निक है। कोविड में हमने बहुत सारे पेशेंटों को टेली कंसल्टेशन के थ्रू हमने बहुत लोगों को एक्सरसाइज सिखाई है, वीडियो बना बना के लोगों को दी है इन एक्सरसाइजेज की, और जितने लोगों ने भी की है आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे लोग, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। जैसे ये होता है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, आपके दिमाग में एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है कि हाय अब क्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है। लोग ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। आपको एंजाइटी लेवल जैसे ही बढ़ता है आपका SpO2 लेवल गिरना शुरू हो जाता है, आपका लेवल कम होगा, घबराहट और बढ़ जाएगी। तो वो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। एंजाइटी बिल्कुल नहीं लेनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। हर चीज कंट्रोल की जा सकती है बशर्ते टाइमली हो। जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि नीम हकीम खतराए जान, गलत इलाज कोई नहीं करना है। जो भी मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन है उसके तहत अपना ट्रीटमेंट ले, और पूरी तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, डॉक्टर R.K. मुदगिल, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज बताई है और दर्शकों को महत्वपूर्ण परामर्श भी दिए हैं, और उम्मीद यही है कि दर्शक भी इस बात को अपनाएंगे और फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि जो इस हालत में नहीं है कि एक्सरसाइज करें, जो अस्थमा के पेशेंट हैं जिन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और दूसरी लहर में देखा गया कि लोगों को ऑक्सीजन जो सपोर्ट पर ज़्यादा रहना पड़ रहा है, तो ऐसे लोग क्या थेरेपी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं? देखिए, जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे जा चुके हैं, मैंने पहले ही कहा था जब ये एक्सरसाइज बताई, ऑक्सीजन जो सपोर्ट पे जो लोग हैं उनको एक असिस्टेड हैंड चाहिए, उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए जो उनकी प्रॉपर ये चीजें करवा सके। अवेलेबल है, करवा देते हैं। उसमें पेशेंट का जो है जोर कम लगेगा। पेशेंट, जैसे मैंने बताया, ये घरेलू एक्सरसाइज है, खुद करेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है उसके हिम्मत नहीं है अंदर कि वो इतना कर पाए, तो उसको चेस्ट के ऊपर क्लैपिंग, हैकिंग, टैपिंग, इस तरीके की मैनुअल प्रोसीजर्स होते हैं जो थेरेपिस्ट मैनुअली करता है और उसकी सिक्रेशंस को निकाल देता है। जब लंग्स के अंदर से जो एक्सेस में सिक्रेशन बनी है वो निकल जाएगी, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा। जब अंदर की चीज कोई बाहर निकलेगी तो अंदर स्पेस बनेगा, स्पेस बनेगा तो वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाएगी। तो वो काम करेगा फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसे लोगों को जो हॉस्पिटलाइज्ड है उनको तो फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाता है, लेकिन जो घर पे ऑक्सीजनेटेड हैं, ले रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो क्या करें, जो सिंपल, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करें।
बस अपना ध्यान लगाएं कि आप किस तरीके से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हैं। ये बड़ा आसान काम है, इसके लिए कुछ फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, ये पेशेंट भी कर सकता है। बस वो अपनी इनहेलेशन टाइम और एक्सहेलेशन टाइम को बढ़ा ले। जब वो छोटे सांस ले रहा होता है, ऐसे पेशेंट क्या होता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो चुकी होती है, वो बड़े छोटे सांस लेता है इस तरीके से, तो बस वो क्या करे, अपना कंट्रोल करे, अपनी चेस्ट पे एक हाथ रख ले, पूरा लंबा गहरा सांस लेने का प्रयास करे। एक दिन से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, 2 दिन 3 दिन में वो इसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो इसको अच्छे से कर पाएगा। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट उसको नियर बाय अवेलेबल हो जाता है तो वेल एंड गुड, फिर तो वो उसकी सिक्रेशंस को निकाल ही देगा। और दूसरा, जो ऑक्सीजन पे सपोर्ट पे पेशेंट है, प्रोन जो लाइंग है, पेट के बल जो लेटने की जो पोजीशन मैंने आपको बताई, वो भी कर सकते हैं इस सपोर्ट के साथ भी। प्रोन नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा मान लो सपोर्ट है, वायरिंग का कुछ ऐसा है, तो वो करवट ले लें, लेफ्ट या राइट करवट में लेटें। जब तक हम सीधे रहते हैं तो हमारे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा होती है जी। अगर हम पेट के बल लेटेंगे या करवट में लेटेंगे तो ब्रीदिंग पैटर्न बड़ा इजी हो जाता है, हम आराम से कर पाएंगे। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जींद से, अशोक। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका सवाल क्या है? सर मैं वर्जिश करता हूँ, वो सांस बहुत चढ़ते हैं, चीज में दिक्कत होती है, सांस चढ़ते हैं, टांगों में दर्द हो जाती है जिस वर्जिश करता हूँ। नहीं, ये सिर्फ कोविड के सिम्टम थे, आपने कोई रिपोर्ट कराई थी इससे रिलेटेड है या रूटीन में ऐसा होता है आपके साथ? रूटीन में नहीं होता है, रूटीन में होता है, तो सांस करता हूँ, बहुत दिक्कत, वर्जिश का सांस चढ़ता है, दिक्कत होती है, गोडों में दर्द होने चालू रहती है सर। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया, पर क्या अभी फिलहाल हाल में क्या आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे? मेरा सवाल ये है। नहीं हुआ था जी। हाँ, तो इसका मतलब कोविड से रिलेटेड नहीं है आपका इशू। आपका इशू क्या है, ये 2-3 कारण होते हैं। देखिए सर, कई बार अगर आपका वेट ज्यादा है तो भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सर्शन करेंगे, आपको सांस चढ़ेगा, दिक्कत आएगी, नंबर 1। नंबर 2, बिना वार्म अप के, अगर आपने पहले वार्म अप नहीं किया, डायरेक्ट हैवी एक्सरसाइजेज पे चले गए तो भी सांस चढ़ेगा। नंबर 3, अगर आपका एचबी कम है, आपके अंदर खून कम है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी सांस चढ़ेगा। नंबर 4, आप एक्सरसाइज का स्तर तो बहुत ऊपर है, एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन उसके प्रति डाइट जो है आपका इनटेक कम है तो भी आपको सांस चढ़ेगा। तो इन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपना इनटेक सुधारिए, अच्छा खाएं, रेगुलर वार्म अप करें, पहले वार्म अप करें उसके बाद कोई एक्सरसाइज करें, ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि गांव ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी समस्या, जब पेशेंट आता है हमारे सामने, वो कहता है जी मैं सारा दिन खेत में काम करता हूँ, कसी चलाता हूँ, मेरी एक्सरसाइज तो वहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको आप एक्सरसाइज मत मानो, वो एक वर्क है। एक्सरसाइज कब है, जब आप एक ठंडे दिमाग से, शांति से, पैटर्न्स के साथ प्रॉपर किसी टारगेटेड मसल के लिए कोई एक्शन करते हैं, उसको हम टारगेटेड एक्सरसाइज कह सकते हैं। वो एक्सरसाइज तो है बट ओवरऑल कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज है। अब आपने पहले वार्म अप कोई किया नहीं, आपने जैसे सुबह रेस लगानी थी, लेकिन आपने पहले थोड़ा बहुत टहला नहीं, सीधा आप घर से निकले और स्पीड बढ़ा दी, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों को सांस चढ़ेगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। चलिए अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर आर के मुदगिल, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है और आप इसका संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आपका प्रोनिंग एक्सरसाइज को लेकर विचार क्या है? कौन सी एक्सरसाइज है? प्रोनिंग एक्सरसाइज। प्रोनिंग पोजिशनिंग है बेसिकली, प्रोनिंग एक्सरसाइज नहीं, वो एक पोजीशन है। प्रोनिंग यानी कि पेट के बल लेटना। अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो ग्रेविटी आपको असिस्ट करती है, जो लंग्स की सिक्रेशंस एल्वियोलाई के अंदर, अगर मैं सीधा बैठा हूं तो बेस में एक्यूमुलेट होंगी, जमीन हर चीज को नीचे खींचती है। अगर मैं सीधा बैठा हूं तो फेफड़े की सिक्रेशन नीचे की तरफ जाएंगी, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं पेट के बल लेट जाऊं तो पोस्चरल ड्रेनेज का मुझे सपोर्ट मिल जाता है। अब अगर मैं पेट के बल लेट गया और ऊपर से पेट के नीचे मैंने पिल्लो भी डाल दिया, तो अब मेरी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, मेरा सिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और लंग्स का जो बेस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऐसे ग्रेविटी के डायरेक्शन में। अब ऐसा होने से क्या होगा, जो सिक्रेशंस है वो मुंह के रास्ते बाहर आने को मेन ट्रंक में आ जाएंगी। वो जो आपका, क्योंकि छोटी छोटी इकाई है ना, पूरा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स में, तो वो सारी सिक्रेशंस बाहर आ जाती हैं, खुलता है, वेंटिलेशन के लिए जगह मिलती है और पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाता है। सिक्रेशन निकल जाएंगे, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ जाएगा बॉडी का, तो खतरे से बाहर आ जाएगा पेशेंट। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, करनी चाहिए। सरकार भी बढ़ावा दे रही है, आप देखेंगे ना, एक एक पेज का पूरा पूरा पोस्टर्स लॉन्च कर रही है। बस हाँ ये है बिल्कुल, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कुल मिलाकर लोगों के ऊपर ही है कि लोग कितना इसको फॉलो करते हैं और किस तरह से इसे लेते हैं और लापरवाही नहीं बरतते।
चलिए आर के ये मुदगिल जी, बिल्कुल- बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका डॉक्टर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए आपने कीमती समय निकाला। तो यहाँ पर लोगों पर है, लोगों पर निर्भर करता है कि लोग कितना गंभीरता से लेते हैं इन बातों को। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब ने बताई है, आप उसको जरूर फॉलो करें। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबरपार।